तो आज हम दो हिस्टोरियोग्राफी या दो लाइन को हिस्टोरियोग्राफी को एक साथ मर्ज करके पढ़ने वाले हैं। वो दो कौन कौन सी हैं? तो वो दो हैं हमारी वेस्टर्न मिडवल हिस्टोरियोग्राफी और अरेबिक और पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी इन मिडवल पीरियड, यानी कि जो अगली यूनिट है यूनिट 4। तो बेसिकली बात ये है कि इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि खासकर जो वेस्टर्न मिडवल हिस्टोरियोग्राफी की हम बात करते हैं, यूरोप में जो टाइम फ्रेम सेट किया गया है उसके हिसाब से अगर बात करें तो जो हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी में देखा गया है इंडिया के और यूरोप में, उसमें फ़र्क ये होता है कि यूरोप जैसे ये टाइम लाइन है, ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो ये यहाँ से लेकर तकरीबन यहाँ तक, यानी कि ओरिजिन से लेकर 5th सेंचुरी तक इस पीरियड को माना जाता है एंशिएंट पीरियड यूरोप में। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पीरियड होता है इसे कहा जाता, ये है 15th सेंचुरी। ये है 15th सेंचुरी। ये पीरियड होता है आपका मिडवल पीरियड, राइट। और इसके बाद का जो पीरियड होता है 15 से जो बाद का है वो मॉडर्न में आता है। तो बेसिकली बात ये है कि जैसे हमारे यहाँ टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट ये है अगर हम टाइमलाइन अपनी बनाते हैं, अपनी हिस्टोरियोग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें एक चीज़ दिया रहता है कि शुरुआत से लेकर, यानी कि ओरिजिन से लेकर 8th सेंचुरी तक हम आते हैं। ये हमारा होता है मिडवल पीरियड, सॉरी एंशिएंट पीरियड। और यहाँ से हम लेके जाते हैं 18th सेंचुरी तक। सेंचुरी ये हमारा माना जाता है मिडवल पीरियड। अब इसमें वो अलग बात है कि इसमें अर्ली मिडवल आता है, फिर लेट मिडवल आता है, फिर अर्ली मॉडर्न, फिर लेट मॉडर्न, दैन उसके बाद पोस्ट मॉडर्न। तो वो अलग चीज़ है, वो टाइमलाइन की दूसरी चीज़ है। तो हम यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे अगर बात करें यूरोपियन या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो उस हिसाब से अगर टाइमलाइन अगर हम बात करें तो वो ये है, यानी कि 5th सेंचुरी से लेकर जो हमारा पीरियड होता है ये हमारा है मिडवल पीरियड। तो होता क्या है कि इस टाइम में जो हिस्टोरियोग्राफी होती है वो कैसी रहती है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ समझना होगा कि ये जो आपकी जो हिस्टोरियोग्राफी या फिर ये जो टाइमलाइन आपकी दिख रही है 5th सेंचुरी से, ये आखिर क्यों है। तो छोटा सा मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि
पुराने समय में, यानी कि अगर हम एंशियंट यूरोप की बात करते हैं, तो 4 लाइन के हिस्टोरियोग्राफी हमें देखने को मिलती है, या 4 हिस्टोरियोग्राफर का नाम आता है। सबसे पहले थियोसाइडस और हेरोडोटस, जो कि ग्रीक ट्रेडिशन से जुड़े थे। देन उसके बाद आते हैं रोमन ट्रेडिशन से जुड़े हुए टैसिटस और लिवी। तो ये जो थे, ये जो रोमन ट्रेडिशन से जुड़े थे, लैटिन भाषा में लिखते थे। तो ये जो रोमन ट्रेडिशन था, ये जो या फिर जो ये रोमन एम्पायर हुआ करता था, ये बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, जो कि 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ एक बड़ा सा एम्पायर था। और ये इतना बड़ा एम्पायर था कि इसका न सिर्फ एरिया बड़ा था, बल्कि इसका कल्चरल इन्फ्लुएंस भी बहुत बड़ा था। लैटिन भाषा की वजह से वहाँ पे कई सारी बाद में भाषा डेवलप होती हैं, और रोमन कल्चर की वजह से वहाँ पे एक रोमन कल्चर का, या फिर बीइंग कॉलिंग देमसेल्फ अ रोमन, इसका एक बहुत बड़ा ट्रेंड चलता है वहाँ पे। एक जिसे हम कहते हैं कि एक हर कोई चाहता है कि वो अपने आप को रोमन कहे, क्योंकि लोगों को गर्व महसूस होता था रोमन कहने में। तो ये अलग बात है कि 5वीं सदी तक आते आते रोमन एम्पायर का बंटवारा हो जाता है, या इनफैक्ट हम कहें रोमन एम्पायर डिक्लाइन ही कर जाता है। और ये 2 हिस्सों में बट के रह जाता है। एक रहता है ईस्टर्न रोमन एम्पायर, और दूसरा रहता है वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जो कि 5th सेंचुरी तक वो ख़त्म हो जाता है। तो जब रोमन एम्पायर वेस्टर्न रोमन एम्पायर डिक्लाइन पे जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली एक जर्मेनिक ट्राइब रहती है, वो फ्रांस और जर्मनी के एरिया में अपने एरिया काफ़ी बढ़ा लेती है, और फिर अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस लेती है। इस टाइम तक कुछ समय बाद फिर यहाँ पे क्या होता है कि एक नया एम्पायर जन्म लेता है सेंट्रल यूरोप में, जिसे कहते हैं होली रोमन एम्पायर। हालांकि वो होली था या नहीं था, इसकी तो हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन रोमन एम्पायर तो वो नहीं था बाई एथनिसिटी, बाई उससे रोमन एम्पायर तो नहीं था, लेकिन वो एक पोप द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य जरूर था। तो इसका मतलब ये है कि मिडवल पीरियड की खासियत ये है कि यहाँ पे अब कहीं ना कहीं ईसाई धर्म का या फिर क्रिश्चियनिटी का असर बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ईसाई धर्म का सिर्फ मिडवल पीरियड में असर था। रोमन एम्पायर जब एग्जिस्ट करता था, तो रोमन एम्पायर का एक कल्चरल इन्फ्लुएंस ये भी था कि ये क्रिश्चियन रिलीजन जो होता था उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट, या फिर उसको काफ़ी ज़्यादा कंजर्व करने की बात कहते थे। तो जब हम बात करते हैं वेस्टर्न मिडवल हिस्टोरियोग्राफी की, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है। तो क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस जब देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक बात तो तय है कि यहाँ पे धर्म का इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा था बैकग्राउंड आपको जानना चाहिए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक, जो वेस्टर्न मिडवल हिस्टोरियोग्राफी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रही है। क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट यूनिट रहेगा, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उसमें इस कैरेक्टरिस्टिक का और उसके कैरेक्टरिस्टिक के कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा इंट्रो जानते हैं। In the European Middle Ages, Historia and Chronica were 2 terms used for sequencing and inscribing the past. तो पहले क्या होता था कि मिडल एजेस में जो इतिहास लेखन के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते थे, वो हिस्टोरिया या क्रोनिका टर्म इस्तेमाल होते थे। अगर मैं इसको हिंदी में अगर बात करूं, तो मैं इसका हिंदी में भी डाउनलोड किया है, तो आपको कोई दिक्कत ना हो तो ये आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
ये है ये या तो यूरोपीय मध्य युग में हिस्टोरिया और क्रॉनिका ये दो शब्द इतिहास के क्रम को निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, क्रोनोलॉजी के लिए। एसिडोर ऑफ सेविल की प्रसिद्ध समकालीन परिभाषा के अनुसार हिस्टोरिया सत्य का कथन या नरेशियो रिडम जेस्टोरम था। यदि हिस्टोरिया शब्द औपचारिक रूप से घटनाओं के वर्णन के लिए प्रयुक्त हुआ, एक गहरा अर्थ के साथ जोड़ा गया, तो क्रॉनिका रूप जो है अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया, जिसने इतिहास को हिस्टोरियोग्राफी या विगत के व्याख्यात्मक क्रॉनिकल का अर्थ दिया। मतलब एक सिनोनिमस का तौर पे इस्तेमाल किया गया पहले, मतलब एक पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल किया गया। अगर हम बात करते हैं क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी की या ईसाई इतिहास लेखन की, तो द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन हिस्ट्री वर यूनिवर्सल हिस्ट्री रिटन फॉर दिस सिंपल पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग द डिमांड टू इंटीग्रेट बिब्लिकल हिस्ट्री विच वॉज नॉट एट ऑल क्लियर इन इट्स टेम्पोरल एग्जैक्टनेस। यानी प्राचीन ईसाई इतिहास सार्वभौमिक इतिहास थे, जो कि इस सामान्य उद्देश्य से इसलिए लिखे गए थे कि वे बाइबल को प्राचीन काल क्रम से जोड़ सके और उसमें वृहद ईसा पूर्व का इतिहास भी शामिल हो, जो कि कई कालों तक फैला था। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि मिस्टर एकहार्ट, यहाँ पे लिखा है मिस्टर एकहार्ट का नाम, जो कि 1260 से 1327 तक उनका नाम रहता है। मिस्टर एकहार्ट ने ईसा को मोक्षवादी इतिहास का केंद्र बिंदु निर्धारित करते हुए राजनीतिक सत्ता के नवनिर्माण को भी संदर्भ बिंदु बनाया। यानी कि मिस्टर एकहार्ट while locating Christ as the center of salvational history also used the new formation of political power as his reference point। तो उन्होंने ईसा को एक मतलब एक मोक्ष मतलब जैसे ही प्रभु यीशु का जन्म होता है तो उसको ये ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन मानते हैं और वहाँ से हिस्टोरियोग्राफी को या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री को लिखने का ही शुरुआत करते हैं। उससे पहले को वो बिफोर क्राइस्ट का नाम देते हैं। तो ऑटो ऑफ फ्रेजिंग ने ऑटो ऑफ फ्रेजिंग जो रहता है, दूसरा बंदा रहता है, जो कि 1111 से लेकर 1158 तक मतलब इसका टाइम फ्रेम रहता है। कंपोज्ड हिज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 1146 यूजुअली कॉल्ड द टू सिटीज़। तो इसने 1146 में दो शहर द टू सिटीज़ नाम से किताब लिखी है। और हालांकि उन्होंने इतिहास के धार्मिक संकल्पना को स्वीकार किया, उन्होंने प्रत्येक पुस्तक को राजनीतिक बदलाव की कथा के साथ समाप्त किया और इस तरह उन्होंने विश्व की अस्थिरता को संकेतित किया। मतलब इनका कहना है कि जो टू सिटीज़ की इनकी किताब थी, उन्होंने ये कहा कि जो इसमें रिलीजियस हिस्टोरियोग्राफी है या रिलीजियस कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट तो किया और इसमें उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने प्रत्येक पुस्तक को राजनीतिक बदलाव की कथा के साथ समाप्त किया। मतलब चेंज इन पॉलिटिकल हिस्ट्री को इन्होंने ज़्यादा अहम तवज्जो दी और इसके साथ उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया की स्टेबिलिटी है, ग्लोबल स्टेबिलिटी, उसके लिए खतरा है। ठीक, तो ये इनकी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। दो ही अडॉप्टेड हाँ यहाँ पे तो दो ही अडॉप्टेड अ थियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री he also concluded each book with narrative of political change in history, thereby indicating a transitioniness यानी म्यूचुअबिलिटीज। ये स्पेसिफिक टर्म उन्होंने अपने
वर्क में इस्तेमाल किया है, म्यूचुअबिलिटास। इसको आप ध्यान रखिए क्योंकि वो चीज़ हिंदी में नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे आना पड़ा। तो खैर मामला ये है कि ट्रांजिस्टरी मतलब जो चीज़ था, जो बदलाव की, जो चेंज की जो इन्होंने बात की थी अपने किताब में, उसको इन्होंने अपने भाषा में कहा म्यूटेबिलिटीज। द medieval concept of past thus was determined by an extremely peculiar, ambiguous, even paradoxical mixture of belief in historical progression on one hand and its immutability on the other of an epochal change। यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो अतीत की मध्यकालीन संकल्पना इस पूरी तरह से व्यक्तिगत, संदिग्ध, यहाँ तक कि विरोधाभासी थी, जो एक तरफ ऐतिहासिक विकास में मिश्रित विश्वास और दूसरी तरफ उसकी अपरिवर्तनीयता, युगीन बदलाव और एक ही समय में उसकी निरंतरता और ऐतिहासिक परिस्थिति से संबंधित थी। तो ये दो चीज़ हमें देखने को इसकी मिडवल कंसेप्ट ऑफ पास्ट में देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब हम कुछ बात करते हैं चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ टाइम और हिस्टोरियोग्राफी, यानी 3.3, यानी समय की परिवर्तित संकल्पना और इतिहास लेखन। तो इसमें ये पॉइंट है कि a conscious concept of time was an essential element in every historiographical work on Middle Ages. From deep interpenetration which existed between theology and history in Middle Ages, time became purely temporal। मतलब कि एक जो कॉन्शियस कंसेप्ट ऑफ टाइम है वो मध्यकालीन इतिहास लेखन में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब जो समय की संकल्पना है, समय की सचेतन संकल्पना, वो मध्य युग के जो इतिहास लेखन है वो इसकी खास बात रही है। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ है कि आप ऐसे समझिए कि भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं या भारत के जो पौराणिक लाइन है उसमें ये चीज़ कही गई है कि ये चीज़ हम आपको थोड़ी देर में समझाते हैं कि दिस टेम्पोरल ऑफ अर्थली टाइम वाज डिस्क्राइब्ड इन द अर्ली 12th सेंचुरी एज अ शैडो ऑफ इटर्निटी। इट हैज़ बिगेन विद द वर्ड एंड विल एंड विद द वर्ड। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है ये कि यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया में जो टाइम का कॉन्सेप्ट होता है वो होता है साइक्लिकल। मतलब मैं पुरानिक लिटरेचर की बात कर रहा हूँ तो उसमें है साइक्लिकल, यानी चक्रीय कंसेप्ट होता है, चक्रीय समय चक्र। या हमारे यहाँ हम बोलते हैं ना समय का पहिया होता है या समय का चक्र होता है। वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट में जो टाइम का कॉन्सेप्ट होता है वो लीनियर होता है, यानी एक ओरिजिन पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। यानी जो चीज़ शुरू हुई है वो चीज़ ख़त्म होगी। यानी ऐसा नहीं है कि वो चीज़ बदल जाएगी, नहीं, वो चीज़ जो चीज़ शुरू हुई है वो एक टाइम पे बाद आके ख़त्म हो जाएगी। ये इनके जो मतलब समय का जो चाहिए, समय का जो कंसेप्शन है, समय को जो समझने का इनका तरीका है या फिर उसका कॉन्सेप्ट है, वो दोनों ही जगह अलग है। संकल्पना समय की वेस्ट की बात करें तो इंडिया से बिल्कुल अलग है। इसीलिए हम लोग क्या, जब पुराने टाइम में इतिहास लिखा गया जो या फिर जो हमारे धर्मग्रंथ लिखे हैं उसमें ये कहा गया कि समय मतलब इंसान का जो शरीर होता है वो सिर्फ बदलता है, आत्मा हमेशा वहीं रहती है। यानी कि इंसान का आत्मा न कभी नष्ट होती है न कभी मरती है।
वो सिर्फ एक दूसरे शरीर में जन्म लेती है। ये जीवन मरण तो एक चक्र की भांति है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे धर्म ग्रंथों में कही गई है। अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी परसेप्शन देयर वर 5 स्पेसिफिक रेकनिंग्स। और अगर हम यहाँ की बात करें तो कुछ 5 हम रेकनिंग्स के हम बात करते हैं। पहला होता है मेमोरेबिलिटी, यानी कि रिमेम्बरिंग by the choice of its facts in the sense that any author had to choose those which were worth remembering, यानी कि जिन्हें याद करने लायक समझा गया। claiming to collect the truth, real facts, it was distinguished from fiction, यानी कि वास्तविक तथ्य का कलेक्ट करना, यानी कि उसको वास्तविक जो तथ्य होते थे उसको इकट्ठा करने की बात करना, उसको कलेक्ट करने की बात करना है। फिर ओरिजिन, फिर क्या है, हैंड डाउन द कॉर्पस नोन एज फैक्ट्स ऑफ द पास्ट टू पोस्टेरिटी, यानी कि जो पुराने समय के जो तथ्य थे उनको हिस्टोरियोग्राफी में नोट डाउन करना है, उसे लिखना। और बाय इट्स स्पेसिफिक मैनर ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इट रिक्वायर्ड अ प्रॉपर कैरेक्टर, यानी कि कालक्रमानुसार कालक्रम भी इसमें एक मैटर करता है। तो इतिहास लेखन जो वेस्ट में डेवलप हुआ उसके कुछ ये 5 हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जिसका एक है कि जिसे याद करना चाहिए, या जो याद करने लायक जिसे लिखा जो याद करना चाहिए या जिसे जो याद करने लायक समझा गया, तो वो मेमोरेबिलिटी। देन फैक्ट्स कलेक्शन या ट्रूथ कलेक्शन। तीसरा है ओरिजिन। चौथा है फैक्ट ऑफ पास्ट टू पोस्टेरिटी। और 5वां है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब बात करते हैं कुछ हिस्टोरियन की और उनके कामों की। तो एक काम है हिस्टोरिया पॉन्टिफेसिलिस, यानी पॉन्टिफिशियल हिस्ट्री, कवरिंग पीरियड ऑफ 1148 to 52, यानी इस काल का ये था, और ये इसे लिखा है जॉन सेलिसबरी। दूसरा है हमें देखने को मिलता है एक है जियोफ्रोई दे जेफरी दे विलहार्डोइन, ठीक है, 1160 से 1213। और फिर अगली सदी के हैं जीन सीर दे जॉइनविल 1224 से 1316, जीन फ्रोइसार्ट, फिलिप दी कॉमिन्स 1445 से 1509। तो ये सारे कुछ इतिहासकार इस टाइम के हैं थे जो कि हम देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक बंदा था बिशप ओटो ऑफ फ्रेजिंग, यानी कि ये चर्च का पादरी था और 1112 से लेकर 58 तक का पीरियड कवर करता है। इसका भाई था होली रोमन एम्परर किंग कोनराड III, यानी कि जो एक पवित्र रोमन सम्राट था उसका भाई था ये, मतलब उसका हाफ ब्रदर था। उसने ये इतिहास लिखा है। अब जैसे उसने इसका इतिहास लिखा है तो जाहिर सी बात है कि एक, और फिर ये बिशप भी था, यानी कि रिलीजियस हिस्ट्री ही लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इनके वेस्ट की मेडिवल हिस्टोरियोग्राफी में हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की, यानी कि अरेबिक हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। तो अगर हम अरेबिक हिस्टोरियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो ये है, इसमें हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है अर्ली अरेबिक हिस्ट्री, जिसमें 8th और 9th सेंचुरी की बात करेंगे, फिर 10th सेंचुरी की बात करेंगे, उसके बाद अरेबिक हिस्टोरियन एंड लेटर पीरियड, और फिर उसके बाद पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी की हम बात करेंगे। तो अर्ली अरेबिक हिस्टोरियोग्राफी की अगर हम बात करें तो इसके थोड़ी सी भूमिका देख लेते हैं कि जो
अरब की जो हिस्टोरियोग्राफी रहती है वो काफ़ी हद तक इस्लामिक सिविलाइजेशन के ऊपर बेस्ड रहती है, यानी कि जो इस्लामी सभ्यता है उसके ऊपर आधारित है, और ये जो है बहुत हद तक कुरान और हदीस के उस पर बेस्ड है। इसमें भी अगर हम बात करते हैं, अगर मैं इसको हिंदी में अगर बताना चाहूँ तो अगेन मैं हिंदी में वापस आता हूँ। ये रहा। अरबी या इस्लामी सभ्यता इतिहास लेखन की शुरुआत में कुरान और हदीस या में देखी जा सकती है। पैगंबर और उनके अनुयायियों का विस्तृत प्रसंग जो कुरान में है ने मुसलमानों के बीच एक ऐतिहासिक समझ को विकसित किया, और यह समय के साथ बढ़ती ही गई। तो इनके जो पाठक थे उसको इस तथ्य से जागरूक किया कि इतिहास एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस, और जो महान लोगों के महान विचारों से प्रभावित होती है, जिन्होंने मानव समाज में आकर इतिहास में एक महान घटना घटित की। तो कुल मिला के इंडिविजुअल हिस्टोरियोग्राफी पे ये बात करते हैं, और जो महान लोग थे वो महान काम क्या किए हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तार्किक पद्धति अर्थात सिलसिला या इस्नाद जिसे कहते हैं, वाचकों की श्रृंखला ने ऐतिहासिक घटनाओं को रिपोर्ट को प्रमाणिकता को सुनिश्चित किया, जिससे काफ़ी स्तर तक इतिहासकारों को अपने नज़रिए में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में मदद मिली, यानी ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रही है। अब प्रारंभिक अरबी इतिहास लेखन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है 8वीं सदी की, यानी कि 8th सेंचुरी और 9th सेंचुरी के हिस्टोरियोग्राफी की। A large corpus of historical literature was produced by Muslim scholars in Arabic during the 2nd century of Islam, यानी मुस्लिम विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक साहित्य में बहुत बड़ा संग्रह इस्लाम की 2री शताब्दी में लिखा गया। समय के प्रभाव में बहते हुए सभी मौखिक संग्रहों को एकत्रित करने के प्रयास किए गए, यानी कि ओरल ट्रेडिशंस को। Oral traditions were critically examined and incorporated after their veracity had been ascertained on the basis of source criterion inspired by तो इसमें अब सबसे पहले नाम आता है मोहम्मद अल मदईनी की। तो इनका पूरा नाम था अली बिन मोहम्मद अल मदईनी, जिनकी मृत्यु जो है 840 ईस्वी में होती है। तो 840 में जिनकी अली बिन मोहम्मद, वह एक बहुसर्जक लेखक थे, यानी कि he was a prolific writer, reported to have composed hundreds of books. His works of history in caliphate and monographs on history of Basra and Khurasan are of great importance, यानी कि खलीफा के इतिहास पर उनका जो कार्य है और बसरा और खुरासान के इतिहास पर उनकी जो प्रबंध पुस्तक बड़े महत्व की है। यद्यपि कोई भी कार्य उनके समय की क्षति के साथ नहीं बच पाया, लेकिन दूसरे लेखक द्वारा उनके काम के जो लेखांश हैं उनके काम के पूर्वगामी प्रयास को प्रमाणित करते हैं। मतलब जो बचे कुछ हैं, इनके कुछ काम बचे नहीं हैं, लेकिन जो मतलब बाद के जो लेखक हैं उनके कामों को जो ट्रांसलेट किए हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अच्छा काम किया होगा इन्होंने। अल मदईनी द्वारा प्रभावित होकर मोहम्मद बिन उमर अल वकीदी, जिसकी 1823 में ही मृत्यु हो गई थी, और इब्न साद 1845 में, और अहमद बिन याहिया अल बलाजुरी 811 ने महत्वपूर्ण कार्यों को लेखबद्ध किया, जिसने स्थायी छवि छोड़ी जो आगे इतिहासकारों के सूचना में तार्किक सटीकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ अरबिक इतिहासकार थे जिनका मैंने नाम लिया है। अगर मैं बात करूं तो यहिया अल बलाजुरी जो था, इसने एक किताब लिखी है एज रिगार्ड्स अहमद
उससे पहले वकीदी एक नाम का है। वकीदी का इतिहास सीधे कथात्मक शैली में है, मतलब प्रोज स्टाइल में है, और इसने लिखा है अलमंजी। तो जाहिर सी बात है इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। दूसरा है यहिया बिन अल बलौजरी, इसने लिखा है फ़तह उल फुल्दान, जो कि 861 में लिखा है। फिर दूसरा नाम आता है फुतू उल बुल्दान, ये भी इसी की ही रचना है। तो ये कुछ 8th और 9th सेंचुरी के राइटर्स थे। और फिर अगर हम बात करें 10th सेंचुरी के, तो 10th सेंचुरी में जो फेमस राइटर थे वो जरीर अल तबारी थे, जो कि 928 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी जो किताब का नाम था तारीख अल रसूल मुलुक। फिर अगर हम बात करें तो अल मसूदी एक बहुत ही फेमस राइटर थे, और ये जो हैं अरबिक हिस्टोरियोग्राफी में इनका बहुत बड़ा नाम है अल मसूदी का। अल मसूदी जो है एक जूनियर कंटेम्प्रेरी था, और इसने क्या लिखा है, इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री लिखा है। और इनकी जो किताब थी मुरुज अल जहाब, यानी सोने का चारागाह। तो ये जियोग्राफी और हिस्ट्री को कनेक्ट करने वाली इनकी अल मसूदी की ये बुक थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इब्न खालदून की 14वीं सदी के अंत में के अरब इतिहासकार थे, जो एक इतिहास के तत्वज्ञानी यानी दार्शनिक माने जाते थे। इब्न खालदून जो कि अल मसूदी की जो मरूज अल जवाब है वो थियोरेटिकल फाउंडेशन थी, मतलब किसके लिए, अल्लाह इब्न अब्द अल हकीम, जिनकी मृत्यु 871 में होती है, 871। अल्लाह इब्न अब्द अल हकम ने पश्चिम एशिया में मिस्र और अरब के विजय के इतिहास को संग्रहित किया, यानी कि इजिप्ट और अरब रीजन का। फिर इसके अलावा और नाम आता है, कुछ और नाम है, जैसे अंदालूसिया, मतलब क्या नाम था, हाँ, उबैदुल्लाह बिन अहमद अल मुसाबिही, हाँ, उबैदुल्लाह अहमद अल मुसाबिही, जिनकी 1029 में डेथ हो जाती है। इन्होंने इब्न हयान अल कुर्बान, ये इन सब इन्होंने बहुत सारा काम किया है। फिर उसके बाद लेटर पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो 11वीं सदी से जुड़े हुए बहुत सारे अधिक मतलब इस्लामी दुनिया में स्थानीय शासकों की संख्या में वृद्धि के साथ वंश इतिहास लेखन की नई परंपरा शुरू हुई। मतलब एक डायनेस्टिक हिस्ट्री की शुरुआत होती है कि विद द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोकल डायनेस्टीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, a new trend in the form of a dynastic history emerged. This trend, more pronounced from 11th century onwards, supplemented the traditional historiography which continued during the period. तो डायनेस्टिक हिस्ट्री की शुरुआत हुई, और यहाँ से हमें एक बहुत ही फेमस किताब देखने को मिलती है, और बहुत ही फेमस राइटर भी थे उस टाइम के, जिनका नाम था उतबी, अल उतबी या उतबी, और इन्होंने 1035 में लिखी तारीख अल यामिनी। ये तारीख अल यामिनी जो है ये बेसिकली महमूद गजनवी के ऊपर लिखी गई एक उसकी डायनेस्टिक हिस्ट्री, या यामिनी जो डायनेस्टी थी उसके ऊपर बेस्ड है। और इसमें बहुत हद तक सुल्तान महमूद गजनवी के जो भारत में जो हमले हुए थे, या फिर उसके जो अचीवमेंट्स थे उसके ऊपर बेस्ड हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो अबू रेहान अल बिरूनी 1048, और इजुद्दीन इब्न अल असीर भी यहाँ पे इसका नाम लेना ज़रूरी है। तो अल बिरूनी जो है इन्होंने भी बहुत सारा काम किया है। जैसे अल बिरूनी का तो बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है तारीख़ उल हिंद या किताब उल हिंद, और अब इब्न मुइज़ अल असीर की जो किताब है उसका नाम है उसकी किताब का नाम है
अल कामिल, ठीक है, अल कामिल। इसके अलावा इब्न खालदून भी है एक बंदा, वो एक इतिहासकार के रूप में उनका काम भी कभी कभी उत्साह रही, मतलब वो अपने जो काम होता है इनका, वो बहुत ही बुझे मन से अपना काम करते हैं। उनका मुकदमा या इतिहास की भूमिका इतिहास के दर्शन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। जहाँ तक इब्न खालदून के मुकदमा का सवाल है, तो उनके ऐतिहासिक साधन का सैद्धांतिक पक्ष यहाँ पर जो वर्णित है महत्वपूर्ण है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि मुकदमा जो है सोशियोलॉजी एस्पेक्ट में ज़्यादा, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में इनका ज़्यादा काम होता है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में इनका काम देखने को नहीं मिलता है। फ़ारसी इतिहास लेखन की अगर हम बात करते हैं या पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी की, तो एज रिगार्ड ऑफ द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री विद राइटिंग इन पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी, इट वाज प्रॉम्प्टेड बाय इमर्जेंस ऑफ पर्शियन स्पीकिंग इंटेलिजेंसिया। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है तबारी की जो तारीख रहती है उसका ट्रांसलेशन होता है, और इसको ट्रांसलेट कौन करता है, तो सम्मानित वजीर रहता है, उसका नाम में रहता है अबू अली अल बलामी, ठीक है। और अबू अल बलामी वो करता है तबारी की जो वो रहता है, वो तारीख रहता है, उसको ट्रांसलेट करता है। इसके अलावा अबू सईद गर्देजी जो रहता है वो जैन उल अखबार लिखता है। अबू सईद गर्देजी जो रहता है वो जैन उल अखबार लिखता है। इसके अलावा अबुल फजल बैहाकी जो है तारीख आले सुबक्तगीन नाम का किताब फ़ारसी में लिखता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था। बैहाकी की तारीख आले सुबक्तगीन, शायद यूजीसी में बहुत ज़्यादा आगे आने वाले सवाल बने तो ध्यान रखिएगा। तो जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें गर्देजी कृत जैनल अखबार और बैहाकी कृत तारीख अल सुबक्तगीन, तो ये 1000 मतलब 11वीं सदी में मतलब लिखे गए थे, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी के जुड़े हुए और कुछ, और तो ये था हमारा ये मिडवल हिस्टोरियोग्राफी इन कंटेक्स्ट ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड पर्शियन और अरबिक, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक रहेगा मेन स्ट्रीम वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी इन द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी में पश्चिमी मुख्य धारा का इतिहास लेखन। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड।